रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। कल हम लोगों ने बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तक देख लिया था, है ना। जो प्राइमरी कॉज होता है जो ब्रीदिंग का, है ना, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग या पर मिनट, वो डिपेंड करता है बेटा, है ना, सबसे पहले अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रेजेंट इन ब्लड। उसको अभी एक बार और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कैसे कैसे कंट्रोल होता है। उसमें दो है बेटा, एक तो केमिकल है, एक तो केमिकल कंट्रोल है और दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। तो पहले हम देखते हैं बेटा न्यूरल कंट्रोल, है ना। पहले देखते हैं बेटा हम लोग न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा जो क्लास 10 में हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो होता है बेटा सेरेब्रम होता है, सीएनएस का पार्ट, है ना। यहाँ पे फोर ब्रेन है, यहाँ पे फोर ब्रेन होता है ऐसा, इस तरह से डायग्राम आपने 10th में बनाया हुआ है। यहाँ पे मिड ब्रेन होता है बेटा, ये है मिड ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे होता है पॉन्स, ठीक है। और ये होता है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना। ये सारा स्ट्रक्चर बेटा और एक बार से हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखने वाले हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में। अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है, और यहाँ पे ये जो है बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा है, ठीक है। और ये जो साइड है, जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं इधर तो ये जो पोर्शन है ये फ्रंट साइड है, मतलब कि वेंट्रल साइड है, और ये हमारे बॉडी की डोर्सल साइड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है ये, तो ये डोर्सल साइड हो गया। इस पॉन्स में बेटा, पॉन्स में यहाँ पे एक रीजन है, एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं पॉन्स में। पॉन्स में डोर्सल साइड में बेटा, पॉन्स में भी डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में नहीं। इसको बोलते हैं बेटा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो पॉन्स में डोर्सल साइड में क्या होता है बेटा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली जो इंस्पायरेशन होता है बेटा वो एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन तो अपने आप होता है, वो पैसिव प्रोसेस होता है। तो जो इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है बेटा, उसको कराने के लिए रिस्पांसिबल जो होता है वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, ठीक है। और इस होता क्या है, यही जो है कंट्रोल करता है इनहेलेशन। और वो कैसे, देखो एक्चुअली जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है बेटा और डायाफ्राम, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए
यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा से इंफॉर्मेशन जाती है। तो होता क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू, लगातार कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और अंदर प्रेशर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस ऐसे होता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, रोकना बहुत जरूरी है, मतलब स्विच ऑफ करना जरूरी है बेटा। किसको? इनहेलेशन को, ठीक है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम के लिए स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है बात है। तो ये जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर होता है बेटा, ये एक्चुअली स्विच ऑफ सेंटर होता है, स्विच ऑफ सेंटर होता है किसका? इन नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा मुझे, इट कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ, इट कंट्रोल the switch of point of inhalation और इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन के लिए ये स्विच ऑफ सेंटर है बेटा, है ना। और ये स्टिमुलेट किससे होता है बेटा? स्टिमुलेटेड बाय सिग्नल, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे दूसरी चीज या ऐसे लिख देता हूं, चलो, स्टिमुलेटेड बाय signals which arise from stretch receptors which present in wall of lungs, receptors which present in wall of lungs in normal inspiration, in normal इंस्पायरेशन लिख लो आप। देखो मैंने क्या लिखा है, इट कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इनहेलेशन और इंस्पायरेशन and stimulated by signals which arise from stage receptors which present in wall of lungs, lungs की wall में है, in normal inspiration या normal breathing आप बोल सकते हो, ठीक बात है। इसका बस यही काम है ना। दूसरी चीज बेटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में डॉर्सल साइड में भी एक एरिया है बेटा, रेस्पिरेटरी एरिया, एंड वेंट्रल साइड में भी, ये वेंट्रल साइड है तो वेंट्रल साइड में भी रेस्पिरेटरी एरिया है। इसको बोलते हैं बेटा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या बोलते हैं? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब VRG। और इसको बोलते हैं बेटा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब DRG and VRG। Actually, normal breathing is controlled by VRG, ठीक बात है ना। वैसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर जो पॉन्ड्स में है बेटा वो भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो स्विच ऑफ है, करता है केवल, ठीक है, इसका इंस्पायरेशन के लिए। अब ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा केवल इनहेलेशन ही तो कराना है, एक्सहेलेशन तो अपने आप होगा,
तो ये जो DRG है बेटा केवल इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक बात है। लेकिन अगर मान लो किसी ने कह दिया कि जोर से सांस लो या सारा हवा बाहर जल्दी से निकालो, ऐसे प्राणायाम जो लोग करते हैं, तो वहां पे DRG नहीं बेटा, DRG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल ब्रीदिंग में केवल इनहेलेशन के लिए, इन नॉर्मल ब्रीदिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन ओनली। ये जो VRG है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG, ये एक्चुअली फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फोर्स्ड इनहेलेशन एंड फोर्स्ड exhalation, responsible for forceful inspiration and forceful expiration। तो ये तीन है बेटा, कौन कौन से, VRG, DRG एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये तीनों मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको हम न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो एस लिखो, नहीं तो नो लिखो, जल्दी करो बच्चों। समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं बेटा, लिखो आप लोग, कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, लिखो लिखो आप लोग। नॉर्मल एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस, जो लिखवा चुका हूं फिर से लिख लो। नॉर्मल एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, in normal breathing inhalation is actively but exhalation passively. Exhalation is passively. That means we need some signal for inhalation. That means we need, सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो, ठीक है, देख लो। सेकेंड पॉइंट रिपीट करता हूं मैं। इन नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेलेशन इज एक्टिवली बट एक्सहेलेशन इज पैसिवली प्रोसेस। That means we need some signals for inhalation, but do not need any signal for exhalation during normal breathing. ठीक है, न्यूरल कंट्रोल हो गया बेटे, सबको समझ में आ गया कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर का क्या फंक्शन है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का क्या फंक्शन है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का क्या फंक्शन है, ठीक बात है। अब हम देखते हैं बेटा केमिकल कंट्रोल। सेकेंड वन इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में बेटा दो पार्ट आते हैं इसमें। तो पहला है
कैरोटिड बॉडी या कैरोटिड साइनस, या इसको हम कैरोटिड बॉडी भी बोल सकते हैं, कैरोटिड बॉडी। और दूसरा है बेटा अवोल्टिक साइनस और अवोल्टिक बॉडी, अवोल्टिक साइनस और अवोल्टिक बॉडी। ठीक, ये दोनों के दोनों होते क्या है बेटा, बोथ आर केमो रिसेप्टर्स, ये दोनों केमो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, एंड स्टिमुलेटेड बाय, दे आर stimulated by increase CO2 concentration in blood। देख लो, ये देखो अभी कहां पे है, कैसे होते हैं अभी देख बताते हैं हम, लेकिन देखो ये दो बॉडी है, दो एरिया है बेटा, जो जो CO2 का वॉल्यूम बढ़ने पे विद इन द ब्लड ये स्टिमुलेट हो जाते हैं दोनों, और सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। अगर CO2 बढ़ गया ब्लड में तो मैक्सिमम रोल इसी का होता है बेटा, याद रखना, इंक्रीज CO2, ये मैक्सिमम रोल होता है इसी का, मैक्सिमम मींस कैरोटिड बॉडी एंड एवोल्टिक बॉडी मेनली, फिर से बोल रहा हूं, मेनली स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द ब्लड। ठीक बात है, मैंने मैक्सिमम लिखा है यहाँ पे और अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, दूसरा CO2 बढ़ेगा मतलब O2 घटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा ब्लड में, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इससे भी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से भी ये स्टिमुलेट होते हैं कैरोटिड बॉडी एंड एवोल्टिक बॉडी, बट मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम रोल, इसका मैक्सिमम रोल होता है बेटा और इसका जो होता है मिनिमम रोल होता है, मिनिमम रोल। और थोड़ा बहुत बेटा H+ के कंसंट्रेशन से भी स्टिमुलेट होते हैं। अगर H+ बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, CO2 बढ़ गया है ब्लड में, CO2 इंक्रीज कर गया है ब्लड में, है ना, लेकिन ये भी बहुत कम, रेयरली। मेनली क्या होता है यहाँ पे, CO2 मैक्सिमम किसका है बेटा रोल, मैक्सिमम रोल है बेटा CO2 का। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये देख लेते हैं हम, किस जगह होते हैं। आप 10th में बेटा हार्ट पढ़े हो गए आप लोग, क्लास 10th में आपने पढ़ा है बेटा कि ये होता है बेटा राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और बेटा ये क्या होता है, इसका नाम कोई जानता है, इसका नाम कोई जानता है, बताएगा कोई नाम, इसका नाम क्या है, जरा मैं देखूं, इसका नाम बताओ आप लोग। अवोर्टा, नवदीप,
नवदीप ने बताया अवोटा, ज्योतिरादित्य एवोटा। हाँ बहुत अच्छा भाई, ठीक है। नहीं अब अनुभव पल्मोनरी वेन नहीं है ये, ना ना पल्मोनरी वेन नहीं है, पल्मोनरी वेन तो ये होगा बेटा ऐसे, समझ रहे हो, ये अवोटा ही है, ये अवोटा है बेटा, समझ रहे हो, ये अवोटा ही है, ठीक है। अब जानते हो आप लोग कि अवोटा में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है बेटा, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो ब्लड लेके जाती है, पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसमें यहाँ पर बेटा दो ब्रांच निकलती है, इसकी दो ब्रांच निकलती है कुछ इस तरह से, और ये जो ब्लड लेके जाएगी वो सिफाइलिक रीजन, सिफाइलिक बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ब्रेन में लेके जाएंगे, सिफाइलिक रीजन में लेके जाएंगे, नवदीप में लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेकिन ये है बेटा लेफ्ट सॉरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गया बेटा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों बोथ आर कैरोटिड आर्टरी, कोई कैरोटिड वेन नहीं होती है बेटा, है ना, जगलर वेन होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कैरोटिड आर्टरी ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे वो। अब होता क्या है बेटा, थोड़ी देर चलने के बाद बेटा दोनों की ब्रांचिंग हो जाती है, मतलब इसकी भी ऐसे ब्रांचिंग हो गई बेटा, देखो दो ब्रांच हो गई, और इसकी भी ब्रांचिंग हो जाती है, ऐसा, ठीक है। अब इसका भी नाम होगा कुछ ना कुछ, इसका नाम है बेटा एक्सटर्नल, ये दोनों देखो, ये और ये एक्सटर्नल होगा, और ये इंटरनल होगा, मतलब ये दोनों बाहर की तरफ है, और ये दोनों अंदर की तरफ है ना। तो ये हो गया बेटा लेफ्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नाम बहुत आसान है। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे बेटा, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इसको क्या बोलेंगे, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये नाम सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया नाम, कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। नवदीप, नवदीप ठीक है, ऐसे लिखा नवदीप, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है कि बेस ऑफ द राइट इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्टरी है यहां पर, एंड बेस ऑफ द लेफ्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी have some receptors, these receptors are called carotid bodies। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कैरोटिड बॉडी या कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी, ये केमो रिसेप्टर्स हैं बेटा, ठीक बात है।
दूसरी चीज है, ये अबोटा है, ये जानते हो अबोटा है, ये अबोटा के वॉल में, वॉल ऑफ द अबोटा have also some chemoreceptors called abortic body. क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा abortic bodies. abortic bodies, ठीक है। अब इन दोनों का रोल क्या है बेटा, जैसे ब्लड में CO2 जैसे कि मान लो हम दौड़ लगाना शुरू किए तो जितनी ऑक्सीजन थी वो ट्रैप कर लिया जाएगा, डिमांड बढ़ेगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन चली गई, और CO2 वहां से बाहर निकल के ब्लड में जैसे ही आई बेटा, वो रन करते हुए हार्ट में जाएगा ही, ब्लड पूरे बॉडी का रन करके हार्ट में, जैसे ही हार्ट में जाएगा बेटा और यहाँ पे आएगा, ये दोनों सेंस कर लेंगे। कौन कौन, कैरोटिड बॉडीज एंड अबोटिक बॉडीज, स्पेशली किसका, CO2 के इंक्रीज्ड वॉल्यूम को, ठीक है। और यहां से न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और DRG और VRG दोनों में कहे जाते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच लोकेटेड इन पोन्स और एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा connected with neurons, connected with neurons to heart, यहां से कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। ये सिग्नल भेजा बेटा यहाँ वहां और रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा दिया गया, ठीक बात है, सिंपल सी बात है बेटा। तो कैरोटिड बॉडी और अबोटिक बॉडी ये केमोरिसेप्टर्स हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब लिखिए आप, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा, और इसको बनाना भी आपको कॉपी तो करना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना या हम रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे उससे कर लेना, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको लिखो। सर्टेन chemoreceptors are present in the, certain chemoreceptors are present in the carotid artery and aorta, carotid artery and aorta, which are sensitive towards the, which are sensitive towards the change in the concentration of, change in the concentration of CO2, पहले CO2 लिखेंगे बेटा, CO2 and O2, ठीक है, पूरी स्टॉप। when stimulated, it sends impulses to the, it sends impulses to the neural control central, neural control centers in the brain, in the brain, and regulate breathing, and regulate breathing, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल भी यही खत्म होता है। रिपीट पॉइंट नवदीप, ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूं। when they stimulated या it stimulated, हम केमोरिसेप्टर के बारे में बोल रहे हैं, when stimulated it sends impulses, it send भेजता है impulses to the neural control, to the neural control center, to the neural control center in the brain, and regulate breathing, and regulate breathing, ठीक है। सबका यहां तक ओके है बेटा, यहां तक सबका ओके हो गया, समझ में आ गया, अपना अपना लिखो, ठीक है।
ठीक है नवदीप विशेष, ठीक है बच्चों, ओके बढ़िया। कितने लोग आज लोग हो क्लास में आप लोग? 14, ठीक है अच्छी बात है। अब लिखेंगे बेटा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का फंक्शन बेटा पहला क्या होगा? नंबर 1 सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को पहुंचाता है बेटा कहां पे? सेल्स के पास, सेल्स के पास, जिसके थ्रू आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ फोर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके थ्रू क्या होता है बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इसी एनर्जी का यूज करके कोई भी लिविंग थिंग्स या सेल सरवाइव कर सकता है, ठीक है। दूसरा है बेटा सेकेंड वन इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसको निकालता है बेटा? टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, और ये कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कराता है बेटा बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट CO2 एंड वाटर, वाटर। देख लो बेटा ऐसे करके देखो कि काफी देर तक ब्रीदिंग होगी। मैंने मास्क लगाया हुआ है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? मास्क में मॉइस्चर आ जाता है ड्यू टू वाटर वेपर, और वो कहां से आ रहा है बेटा? एक्सपायर्ड एयर के साथ, है ना। एक्सहेलेशन के थ्रू जो हम एयर बाहर रिलीज करते हैं बेटा, उसमें मॉइस्चर भी होता है, वाटर कंटेंट भी होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, थर्ड वन इज maintenance of acid base बैलेंस। एसिड और बेस के को बैलेंस कैसे करता है? ब्लड में, विद इन द ब्लड। कैसे बेटा? देखो आपने देखा अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड में देखा आपने कि H+ प्रोड्यूस किया जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है जो ब्लड को एसिडिक बना सकते हैं, समझ रहे हो। NaCl भी बनता है, फिर वो ब्रेक भी हो जाता है, क्लोराइड से भी आपने पढ़ा है। तो इस तरह से बेटा अच्छा K+ भी क्लोरीन के साथ मिलके KCl बना लेता है बेटा। तो एसिड और बेस के को बैलेंस करने में ये ब्रीदिंग जो है हेल्प करता है बेटा, समझ रहे हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो रहा है, वो भी तो एक रेस्पिरेशन का पार्ट ही है। तो एसिड और बेस के बैलेंस को बैलेंस करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है भाई? एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की जाती बेटा, तो बॉडी टेम्परेचर क्या मेंटेन हो पाता? नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस हमारे बॉडी का बना रहता है बेटा। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो इस रूम में हम बॉइल्ड वाटर एक गिलास में रख दिया, बिल्कुल गर्म है, पानी है, दूध है, कुछ भी है, ये गर्म है, मतलब इसका टेम्परेचर है मान लो, बॉइल करके हमने रखा हुआ है, तो अभी तो मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी 2 घंटे के 3 घंटे के बाद क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर? इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? जितना रूम का टेम्परेचर होगा। मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री है सेंटीग्रेड है, तो इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बेटा ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट है
और इस रूम का जो टेम्परेचर है बेटा वो कम है, तो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगी और इसका टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होने लगेगा। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी आप लोग अच्छे से सब जानते हो। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है इस रूम में, रूम के लिए, वैसे ही हम भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है इस रूम के रिस्पेक्ट में। रूम समझ रहे हो? तो जैसे इसका टेम्परेचर डाउन हो गया 80 से 25 पर आ गया, अगर इसका टेम्परेचर 40 रहता है, अगर इसका टेम्परेचर बेटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो भी ये 25 पे आ जाता, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36 डिग्री 36 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, समझ रहे हो? तो इसको भी, ये भी टेम्परेचर धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर तो डाउन होना चाहिए, और होता भी है। मतलब हीट जो है बेटा कॉन्टिन्यूअस हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है। लेकिन बेटा अगर थर्मामीटर से आप चेक करोगे तो जो टेम्परेचर अभी है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पूरा लाइफ टाइम उतना ही रहता है, कभी घट गया या कभी बढ़ गया। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बेटा, 97 नहीं, आप लिख रहे हो 97 नहीं, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई तो ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस इस बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहा है, कोई तो है जो हमारे बॉडी को कॉन्टिन्यूअस हीट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, जिससे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। समझ रहे हो बात को? और वो कौन है? एनर्जी तो मिलेगी ना, एनर्जी तो चाहिए उसके लिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होता है बेटा, तो उसमें बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी जो है कुछ तो एटीपी के फॉर्म में बाइंड हो जाती है और कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, जो हम इसको और अच्छी तरह से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो हमने ब्रीदिंग पढ़ा है, रेस्पिरेशन का अलग चैप्टर है बेटा एक प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करके, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक बात है? क्या ये बात समझ में आ गई सबको कि ये कैसे हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, रेस्पिरेशन कैसे हेल्प करता है? सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नवदीप समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट है बेटा रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। रिटर्न ऑफ fifth one is return of blood and lymph। बेटा lymph ब्लड तो आप लोग जानते हो कि ब्लड को पंप करने के लिए बेटा हार्ट है, लेकिन लिम्फ वेसल्स जैसे कि ब्लड कैपिलरी पूरे बॉडी में नेटवर्क है, लिम्फ वेसल्स सॉरी ब्लड वेसल्स का बेटा, उसी तरह से बेटा लिम्फ वेसल्स का भी हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क है, और उस वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, आगे वाला चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन, है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड सर्कुलेशन, वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन लिम्फ जो है बेटा, लिम्फ को चलाने के लिए कोई हार्ट नहीं होता, तो ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से जो लिम्फ ऐसे ऊपर आता है ना, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और जो मैंने बताया था वहीं पे मिलता है बेटा वेन के अंदर, लिम्फ वेन, लिम्फ जो है मिक्स होता है ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो लिम्फ आगे बढ़ता है बेटा ड्यू टू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग है ना, उससे जो फोर्स जनरेट होता है बेटा, उस फोर्स के थ्रू वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि लिम्फ को फ्लो कराने के लिए बेटा कोई हार्ट नहीं होता। तो रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ फ्रॉम एब्डोमेन टू थोरैक्स, रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ फ्रॉम एब्डोमेन टू थोरैक्स, मतलब यहां से यहां की तरफ पुश करके चला आता है ना, ड्यूरिंग
इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम हवा ऐसे अंदर लेते हैं ना तो प्रेशर जनरेट होता है बेटा, और इधर से लिम्फ इधर की तरफ एब्डोमेन से थोरैक्स की तरफ मूव कर जाता है। एक्चुअल में आपने लिम्फ पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो लिम्फ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगले चैप्टर में समझ में आएगा, है ना। प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस बनता है इसलिए वो ऊपर की तरफ चला आता है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। ये दीज आर द सम फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो है बेटा ये चैप्टर वैसे फिनिश हो गया है, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बाकी है, डिसऑर्डर्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला डिसऑर्डर एक हम शुरू कर रहे हैं बेटा, माउंटेन सिकनेस। क्या होता है माउंटेन सिकनेस? अभी डिसऑर्डर पढ़ना है इसका। जब हम पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं बेटा ना, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो आप जानते हो वहां पे प्रेशर कम होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने से क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक जैसे ही कम हुआ प्रेशर, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करेगा, और उसका इफेक्ट जो है बेटा 3 ऑर्गन्स पे जाता है, मेनली रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे और न्यूरल सिस्टम पे। इन तीनों को अफेक्ट करता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस।